दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम स्थानीय स्वशासन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? ये प्रश्न छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन है आपके राज्यपाल, राज्य चुनाव आयोग, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्यपाल। और आप जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 127 के खंड 127 में खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन के विषय में वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार राज्यपाल खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना जारी करता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए, उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद ये आपका असम में है। मंडल प्रजा परिषद तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। इसके अलावा जनजातीय परिषद तो ये मिजोरम में है और ग्राम पंचायतों का अभाव मेघालय में। 2, 1, 3, 4 तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2, 1, 3, 4 ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप जान लीजिए दोस्तों कि देखिए, वर्तमान में मेघालय और मिजोरम दोनों ही राज्यों में जनजाति परिषद और ग्राम परिषदों का अस्तित्व है, न कि ग्राम पंचायतों का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है? ऑप्शन है असम, केरल, नागालैंड और त्रिपुरा। तो सही उत्तर है नागालैंड में। दोस्तों, भारत में 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत वर्तमान में मिजोरम, मेघालय और नागालैंड, याद रखिएगा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड इन राज्यों में पंचायती राज संस्था नहीं है और संविधान के भाग 9 के पंचायती राज संस्थाओं संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 243 एम के तहत नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य पर लागू नहीं होते हैं। हालांकि इन तीनों ही राज्यों में जनजाति परिषदों तथा ग्राम परिषदों का अस्तित्व है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो यहाँ पर है नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, केरल। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय यहाँ पर पंचायत व्यवस्था नहीं है और इन राज्यों में जनजातीय परिषद और ग्राम परिषदों का अस्तित्व है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो पंचायत समितियों के नाम और भारत के संबंधित प्रांतों के नाम आप जान लीजिए। जनपद पंचायत कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत कहा जाता है। क्षेत्र पंचायत तो ये आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत। और तालुका परिषद गुजरात में और आंचलिक परिषद पश्चिम बंगाल में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर 3, 4, 2 और 1। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायत समिति के सदस्य क्या होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं, पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं या खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, झारखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था। पंचायत समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का मध्यवर्ती स्तर है, जिसके सदस्य संविधान के अनुच्छेद 243 ग 2 के उपबंधों के तहत प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य जो है क्या होते हैं? तो खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं अथवा ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा पंचायत समिति के सदस्य दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा जो है ये निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति को क्षेत्र पंचायत कहा जाता है और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 2007 में यथा संशोधित धारा 6 के अनुसार क्षेत्र पंचायत में
प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने गए सदस्य और एक प्रमुख जिसे निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना जाता है शामिल होते हैं, जबकि उस खंड या ब्लॉक की ग्राम पंचायतों के सभी प्रधान, उस खंड के लोकसभा और विधानसभा सदस्य और उस खंड की मतदाता सूची में पंजीकृत राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है किस स्तर पर? तो सही उत्तर है खंड स्तर पर। अगला प्रश्न है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। तो ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति होती है दोस्तों, वो प्रशासनिक प्राधिकरण होती है, या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है, जबकि जिला परिषद परामर्शदात्री, समन्वय और पर्यवेक्षी प्राधिकारी होती है। अगला प्रश्न है, भारत में ब्लॉक स्तर पर, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है कैसी? तो भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल प्रशासनिक प्राधिकारी है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 136 है कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है कैसे? प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम क्षेत्र पंचायतों की निर्वाचन सूची में शामिल हैं। दूसरा है जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा, आप जान लीजिए कि अपनों में से ही। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर केवल 2 आपका सही है, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से ही जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप जान लीजिए उत्तर प्रदेश पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 19 के अंतर्गत प्रत्येक जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही एक अध्यक्ष को चुना जाता है। हालांकि धारा 19 के अनुसार राज्य में जिला पंचायत के अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए चक्रानुक्रम में आरक्षित रहते हैं, लेकिन इनके चयन में सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? तो आप जान लीजिए कि जिला पंचायत का अध्यक्ष अगर निलंबित हो जाए तो सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का प्रश्न है और ये जो प्रावधान है छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39 में किया गया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के निलंबन पर जिला पंचायत का सचिव या मुख्य कार्यकारी अधिकारी 15 दिनों के अंदर एक विशेष सत्र आहूत करेगा और संबंधित जिला पंचायत के सदस्यों में से एक को सदस्यों द्वारा स्थानापन्न अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा, जो निलंबित अध्यक्ष के निलंबन तक उसके समस्त दायित्वों का निर्वहन करेगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सी जिला पंचायत की अस्थायी समितियां हैं? तो याद रखिएगा, सामान्य प्रशासन समिति, कृषि समिति और शिक्षा समिति ये जिला पंचायत की अस्थायी समितियां हैं। ये 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वैध क्या नहीं है? तो आप देखिए वैध क्या नहीं है, इसमें आपसे पूछा गया है कि वैध क्या नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और आप देख सकते हैं पहला है, यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। पहला है कि एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, ये आप जान लीजिए कि बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है, बिल्कुल सही है। एक लोकसभा सदस्य जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है, बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है, सही है। एक राज्यसभा सदस्य जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है, बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनिधि नामित कर सकता है। और चौथा है कि एक महिला सरपंच ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत की बैठकों में भाग लेने के लिए अपने पति को नामित कर सकती है। तो ये वैध नहीं है, ऑप्शन डी आपका वैध नहीं है। और आप जान लीजिए छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 यथा संशोधित और संबंधित नियमों के तहत एक महिला सरपंच ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत की बैठकों में भाग लेने के लिए अपने स्थान पर अपने पति को नामित नहीं कर सकती है, और अन्य तीनों कथन जो हैं सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन किसका प्रावधान करता है? तो उत्तर है पंचायत चुनाव को आदेशात्मक और लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन पंचायत चुनाव को आदेशात्मक और लोकसभा तथा विधानसभाओं चुनाव के समकक्ष बनाने का प्रावधान करता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला है कि भारत में स्थानीय शासन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है?
पहला है कि भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है, तो ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार स्थानीय शासन यानी पंचायत और नगर पालिकाओं के लिए उपबंध अनुच्छेद 40 और भाग 9 तथा 9 क में दिए गए हैं। साथ ही राज्य सूची में भी स्थानीय शासन का उल्लेख है, इसलिए स्थानीय शासन भारतीय संविधान के तहत परिसंघीय प्रणाली में एक स्वतंत्र कोटि के रूप में शामिल है। अन्य कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। पहला है कि राज्य के पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है, बिल्कुल सही। तीसरा है राज्यपाल के निर्देशन के अनुरूप पंचायतों और नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन करवाता है, ये सही नहीं है। और चौथा है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करने और निर्वाचन करवाने का कार्य करता है, तो चौथा भी आपका गलत है। केवल 1 और 2 सही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों के संबंध में ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 243 1 के अनुसार पंचायतों और अनुच्छेद 243 1 के अनुसार नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और इनके निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है किसमें? तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है राज्य निर्वाचन आयोग में। अगला प्रश्न है कि पंचायत निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया जाएगा किसके द्वारा? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों पंचायतों के निर्वाचन के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और इसके तहत राज्यपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किया जाता है और राज्य के नगरीय निकायों के लिए निर्वाचन भी राज्य निर्वाचन आयोग ही करवाता है। अगला प्रश्न है, राज्य के निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों का निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो ये है 243 के। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप जान लीजिए अनुच्छेद 243 यानी 243 ZA में नगरीय निकायों के लिए निर्वाचन का उपबंध है। अनुच्छेद 243 के अनुसार नगर पालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन अनुच्छेद 243 या 243 के में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ PCS से छत्तीसगढ़ के नगर निकायों के चुनाव के आयोजन से संबंधित कार्यों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये है किसी में भी नहीं। अगला प्रश्न है कि राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन 1994 में हुआ, सही नहीं है। दूसरा है कि इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, बिल्कुल सही है। केवल 2 सही है। आप जान लीजिए कि राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत जुलाई 1994 में किया गया था। अगला प्रश्न MP PCS से संबंधित है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है कब? तो 1 फरवरी 1994 को। अगला प्रश्न है राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के गठन संबंधी प्रावधान है। इसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। और इसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है राज्यपाल द्वारा जिसकी नियुक्ति की जाती है और राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर किया गया था लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो सही उत्तर है भारत के राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि पंचायत चुनाव में मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये छत्तीसगढ़ PCS से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा
और यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहें तो मतदान स्थगित नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 और 4 सही हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंचायत चुनाव के विषय में क्या सही है, आपको बताना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आप देख सकते हैं कि 6 जो है कथन दिए गए हैं। एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी होते हैं। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है। नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है और नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। नायब तहसीलदार जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी ही एकमात्र रिटर्निंग अधिकारी होता है। तो इसमें सही क्या है? तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यानी 7 और 8 नहीं सही हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न छत्तीसगढ़ पीसीएस से पूछा गया था। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर लिया हो कितना? तो 21 वर्ष की आयु बिल्कुल सही है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(च)(1) के अनुसार कोई व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकता है यदि उसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, लेकिन पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित पर विचार कीजिए। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। और दूसरा है पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट समय के लिए ही जारी रहती है। तो इसमें कौन सा कथन है? तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन केवल 2 सही है। 25 वर्ष नहीं बल्कि ये 21 वर्ष है किसी भी पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु। याद रखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(च) के अनुसार किसी व्यक्ति के लिए पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। वहीं अनुच्छेद 243 अंग के खंड 4 के अनुसार किसी पंचायत की अवधि समाप्ति के पूर्व उस पंचायत के विघटन पर गठित की गई कोई पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित पंचायत बनी रहती है यदि वह विघटित नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है वह कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद यानी म्यूनिसिपल काउंसिल में चुने जाने का इच्छुक है। उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ किस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर करेगी? तो सही उत्तर है उसका नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन सी सही उत्तर है। दोस्तों नगर परिषद में चुने जाने के लिए वह तभी योग्य होगा जब उसका नाम मतदाता सूची में शामिल हो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो सही उत्तर है दोस्तों वित्त आयोग का गठन संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(i) यानी हिंदी में 243(झ) के अनुसार राज्य का राज्यपाल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और यही वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किसको प्राप्त है? तो उत्तर है राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल को। अगला प्रश्न है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? तो उत्तर है राज्य वित्त आयोग। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है राज्य वित्त आयोग। दोस्तों आप जान लीजिए संविधान के अनुच्छेद 243(झ) के तहत राज्यपाल द्वारा गठित राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत सुझाने के लिए उत्तरदायी है और ये वित्त आयोग अनुच्छेद 243(झ) के तहत पंचायतों और अनुच्छेद 243(म) के तहत नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन कर राज्य सरकार और इनके बीच राजस्व के बंटवारे हेतु अपनी अनुशंसाएं राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। साथ ही ये राज्य द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं को समनुदिष्ट किए जाने वाले या उनके द्वारा विनियोजित हो जाने वाले करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के निर्धारण के संदर्भ में अपनी संस्तुतियां राज्यपाल को देता है। इसका गठन राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। अगला प्रश्न है राज्य वित्त आयोग का गठन आपको बताना है कि संविधान के अंतर्गत किया जाता है किस अनुच्छेद में? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 243(i) यानी 243(झ) के अनुसार। ऑप्शन बी आपका
सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? तो सही उत्तर है राज्य वित्त आयोग। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है जो राज्य द्वारा लगाए गए करों और लेवी शुल्क की आयु का राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा करते हैं? तो सही उत्तर राज्य वित्त आयोग ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करिए। कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं है। कारण है कि संविधान के 73वें और 74वें संविधान के बावजूद स्थानीय शासन संविधान के 7वें अनुसूची के अंतर्गत राज्य का ही विषय बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जान लीजिए कि ए गलत है लेकिन आर सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए गलत लेकिन आर सही है। आप जान लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 280 के अधीन गठित संघीय वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित होने वाले करों और संदायों के संदर्भ में अनुशंसा प्रदान करने के साथ साथ राज्यों के स्थानीय निकायों के संसाधनों को अनुपूरित करने के लिए राज्यों की संचित निधियों के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों पर विचार कर सकता है। तो इस आधार पर कथन ए गलत हो जाएगा, लेकिन आर जो कारण है वो सही है। अगला प्रश्न भी कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। तो बिल्कुल सही है, ए सही है। और कारण है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। ये आपका गलत है। तो ए सही किंतु आर गलत है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आप जान लीजिए राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसकी व्यवस्था की गई है। राज्यों में पंचायतों और शहरी निकायों के चुनाव में भारत के निर्वाचन आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है, बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग की इसमें भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? आपको बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है। देखिए, तो कौन कौन से हैं? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, जिला पंचायत और राज्य निर्वाचन अधिकारी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला पंचायत। तो यहाँ पर बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। दोस्तों, राज्यों के निर्वाचन आयोग, राज्य के निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 243 ट के तहत, राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 झ के तहत और जिला पंचायत अनुच्छेद 243 ख के तहत संवैधानिक प्राधिकरण है। जबकि राज्य निर्वाचन अधिकारी यानी स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर या मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पद नाम संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। अगला प्रश्न है और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है? भाग 6, 7, 8 या 9A। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 9A। दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 9 क या 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसे संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया और इस अधिनियम पर 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और 1 जून 1993 से ये लागू हुआ था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। घटना चक्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज या ग्राम पंचायतें और नगर पालिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में भी इनके पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।